4 into x square minus 1 upon x square. सर हाँ चलो ऐसे तो शॉर्ट सा चैप्टर कराओगे हाँ तो सर एसेट्स दोबारा करा उस टाइम पे मैं बोल रहे हैं कि फाइंड द वैल्यू ऑफ 4 into x square minus 1 upon x square. तो मुझे 4 into x square minus 1 upon x square की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. 4 into x cos थीटा इज इक्वल 4 into x इज इक्वल टू cosec थीटा. ये दे रखा है एंड 4 इज इक्वल टू cot थीटा. इट इम्प्लाइज दैट ये जो 4x इज इक्वल टू cosec थीटा है इसमें 4 की जगह cot थीटा डाल दो. सर वैल्यू में तो नहीं आएगा ना? क्या बोल रहे हो? वैल्यू में तो आएगी नहीं इसकी वैल्यू, मतलब नंबर में. अच्छा नहीं आ जाएगी. कॉट की वैल्यू होती है इनफाइनाइट तक होती है तो 4 आ सकती है उसकी वैल्यू. तो कॉट थीटा इंटू एक्स इज इक्वल टू कॉसेक थीटा. ये हो गया. कॉट थीटा क्या होता है? कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा. सर एक्स तो सेक थीटा होगा. और ये कॉसेक थीटा क्या हो गया? 1 अपॉन साइन थीटा. तो इधर भी अपॉन में साइन है और इधर भी साइन है तो साइन से साइन कैंसिल आउट हो गया. तो कॉस थीटा इंटू एक्स इज इक्वल टू 1. इसको इधर ले जाओ तो एक्स हो गया 1 अपॉन कॉस थीटा. एक्स हो गया 1 अपॉन कॉस थीटा. therefore 4 into x square minus 1 upon x square. 4 into x square minus 1 upon x square ये क्या होगा? 4 को तो ऐसे ही रहने दो बाहर. और ये जो x square है, x क्या है? x है 1 upon cos थीटा तो x square क्या हो जाएगा? 1 upon cos square थीटा माइनस 1 upon x क्या होगा? जब x की वैल्यू 1 upon cos थीटा है तो 1 upon x की वैल्यू क्या हो जाएगी? cos थीटा. 1 upon x की वैल्यू cos थीटा तो 1 upon x स्क्वायर क्या हो जाएगा? cos स्क्वायर थीटा. यहाँ तक ठीक है. उसके बाद देखिएगा, उसके बाद ये जो 4 है इसकी वैल्यू दे रखी है इन्होंने cot थीटा. तो इसकी वैल्यू यहाँ पर डालो cot थीटा. cot थीटा तो ब्रैकेट में क्या है? 1 अपॉन cos स्क्वायर थीटा. वन अपॉन cos स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा. और cot थीटा क्या होगा? cos थीटा अपॉन sin थीटा. तो 1 अपॉन cos स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा. इसको अंदर मल्टीप्लाई करो तो cos थीटा अपॉन sin थीटा इंटू 1 अपॉन cos स्क्वायर थीटा. ये इधर मल्टीप्लाई करिए cos थीटा अपॉन sin थीटा इंटू cos स्क्वायर थीटा. अब एक cos थीटा से एक cos थीटा कैंसिल आउट हो गया तो 1 अपॉन sin थीटा cos थीटा माइनस cos क्यूब थीटा अपॉन sin थीटा. ये वैल्यू है इसकी. बताओ. क्वेश्चन नंबर 2 दे रखा है इफ cos a गुड आफ्टरनून इफ cos a प्लस cos स्क्वायर a इज इक्वल टू 1.
cos a plus cos square is equal to 1, comma, find the value of sin square a. प्लस साइन की पावर 4 है। यहाँ से क्या होगा, यहाँ से आप ये देखिएगा, ये पूछ रहे हैं कि साइन स्क्वायर है प्लस साइन की पावर 4 है, इसकी वैल्यू आप बताएंगे। तो गिवन cos a प्लस cos स्क्वायर a, given cos a plus cos square is equal to 1, cos a plus cos square is equal to 1, तो इसको क्या कह सकते हैं हम, यहाँ से ये कहा जा सकता है कि cos स्क्वायर a की वैल्यू क्या हो गई, 1 माइनस कॉस ए, तो 1 माइनस कॉस ए हो गई इसकी वैल्यू। अच्छा, अब ये पूछ रहे हैं इसकी वैल्यू बताओ, साइन स्क्वायर ए प्लस साइन की पावर 4 है, देयरफॉर साइन स्क्वायर ए प्लस साइन की पावर 4 है। ये जो साइन स्क्वायर है इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 माइनस कॉस स्क्वायर है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर लिखा जा सकता है, लिख दिया इसको 1 माइनस कॉस स्क्वायर है। अच्छा, एक काम करिए, यहाँ से जैसे मैंने कॉस स्क्वायर ए की वैल्यू निकाली, कॉस स्क्वायर ए की वैल्यू क्या होगी, 1 माइनस कॉस है, ठीक है। मैं एक काम और भी तो कर सकता हूँ, और ये कह सकते हैं कि cos a को इधर ही छोड़ दो और cos a को इधर ही छोड़ दीजिए, तो cos a इज इक्वल टू क्या हो गया, 1 माइनस कॉस स्क्वायर है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर है भी cos a के इक्वल है, यहाँ पर ये समझ में आ गया, ठीक है। ये इस क्वेश्चन में ऐसी कंडीशन दे रखी है, इसके हिसाब से, ठीक है। तो मैंने यहाँ लिख दिया साइन स्क्वायर ए की जगह 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, ठीक है, और प्लस साइन की पावर 4a को मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन स्क्वायर ए का होल स्क्वायर। भाई पावर की पावर मल्टीप्लाई हो जाती है, तो स्क्वायर का अगर स्क्वायर कर देंगे तो पावर 4 हो जाएगी, ठीक है। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए को क्या लिख देंगे, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए को कॉस ए, यहाँ लिख दो कॉस ए, प्लस साइन स्क्वायर ए की जगह आप लिखिएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए का होल स्क्वायर। पहले ये बताओ, ये चीज़ समझ में आ गई, साइन स्क्वायर ए को 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए लिखेंगे, ये हमारी फर्स्ट आइडेंटिटी है, ये क्लियर है। तो चलिए ये इधर हो गया कॉस ए और 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए की वैल्यू कितनी है, कॉस ए हमें पता ही है, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए की जगह लिख दीजिए कॉस ए और होल स्क्वायर है ही, तो cos a का होल स्क्वायर का मतलब क्या हो गया, cos स्क्वायर है, और cos a प्लस cos स्क्वायर है दे रखा है 1 के इक्वल है, तो इज इक्वल टू 1, इसका आंसर 1, समझ गए, ठीक है। चलिए जी, इसके बाद देखिए सर ऐसे क्वेश्चन सर इंटरनल और एक्सटर्नल में आ सकता है, ये पेपर में आया हुआ है बोर्ड में, ये बोर्ड का क्वेश्चन है वाला, और ये वाला क्वेश्चन पर मुझे अभी भी डाउट है कि ये गलत है क्वेश्चन, ये वाला जो क्वेश्चन है, क्योंकि मुझे 4 इज इक्वल टू कॉट थीटा नहीं आ रहा समझ में, एक बार देख लेना जहाँ से भी नोट करें। सर हम बोले सर ये बस एमसीक्यू क्वेश्चन है सारे। सर मैंने आपको एक प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन दिया, चेक कर मुझे समझ में आ रही है, देख रहा हूँ, एक क्वेश्चन गिवन थी cos a plus cos square a, बेटा प्रोबेबिलिटी का कहाँ पर है ये क्वेश्चन, तो ट्रिग्नोमेट्री का है, आ गया। सर एक प्रोबेबिलिटी में दे रखा है आडिशन में, प्रोबेबिलिटी में यही वाला क्वेश्चन जो आपने भेजा है 1 प्लस tan स्क्वायर है अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर है, बट मैंने तो बोल दिया है ऑन द क्वेश्चन में, ये कौन सा क्वेश्चन हो गया, अच्छा हाँ हाँ ठीक है,
इसमें ये पूछ रहे हैं कि ऑन द डिस्क शोन बिलो द प्लेयर स्पिन्स द एरो ट्वाइस, द फ्रैक्शन a upon b is formed where a is the number of sector where the arrow stops after the first spin and b is the number of sector where the arrow stops after the second spin. On every spin, each of the numbered sector has an equal probability of being the sector on which the arrow stops. What is the probability that the fraction a upon b is greater than 1? तो ये चीज़ क्वेश्चन बोलना मुझे समझिए। देख रहा हूँ, देख रहा हूँ। क्वेश्चन समझ में आ गया कि नहीं, ये बताओ। तो नहीं आया? चलिए प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन नोट करिए भाई। प्रोबेबिलिटी 10th क्लास की कोई ऐसी नहीं है कि बिल्कुल आपको कुछ नया लगे उसमें। प्रोबेबिलिटी जैसा 9th में पढ़ा था ना, बिल्कुल सेम वही है। इन नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स, उसी को प्रोबेबिलिटी यहाँ पर भी बोला जाएगा। तो यहाँ पर आप ये देखिएगा, एक क्वेश्चन दे रखा है और क्वेश्चन है ऑन द डिस्क शोन बिलो अ प्लेयर स्पिन्स द एरो ट्वाइस। On the disc shown below, a player spins the arrow twice. On the disc shown below, a player spins the arrow twice, full stop. The fraction a upon b is formed. The fraction a upon b is formed where a is the number of the sector where a is the number of the sector where the arrow stops after the first spin. Where the arrow stops after the first spin and b is the number of sector where the arrow stops after the second spin. Where the arrow stops after the second spin. After the second spin. On every spin, each of the numbered sector has an equal probability. On every spin, each of the numbered sector has an equal probability. On every spin, each of the numbered sector has an equal probability of being the sector, has an equal probability of
being the sector probability of being the sector on which the arrow stops. Full stop. What is the probability that the fraction a upon b is greater than 1? फ्रैक्शन a अपॉन b इज ग्रेटर देन 1. अब उन्होंने बोला ऑन द डिस्क शोन बिलो, तो वो डिस्क बना दीजिए. एक सर्कुलर डिस्क बना रखी है और उस सर्कुलर डिस्क में सेक्टर्स बना रखे हैं. सेक्टर्स क्या होता है कि सर्कल को अगर टुकड़ों में डिवाइड कर दिया जाए तो उसको सर्कल के जो टुकड़े होते हैं उसको सेक्टर बोल देते हैं. तो कैसे होता है ये? इस तरीके से. वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, तो 6 सेक्टर्स हो गए और इनकी नंबरिंग भी ऐसे ही कर रखी है. ऐसे कर रखा है. यहाँ से ये 1 है, ये 2 है, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6. और यहाँ पर एक एरो है. ये जो एरो है ये मूवेबल एरो है, तो इसको बार बार ऐसे घुमा दिया जाता है. घुमा दिया जाता है तो इसको ऐसे गोल गोल घुमा दिया जाता है और फिर छोड़ देते हैं. छोड़ देते हैं तो थोड़ी देर तक ये घूमता रहता है और फिर आकर किसी न किसी एक सेक्टर पर रुकता है. तो अगर हो सकता है ये 1 सेक्टर पर रुके, हो सकता है 2 पर रुके, 3 पर, 4 पर, 5 पर या 6 पर. ठीक. तो इन्होंने ये बोला कि द फ्रैक्शन a अपॉन b इज फॉर्म्ड. एक फ्रैक्शन बन जाता है a अपॉन b. द फ्रैक्शन a अपॉन b इज फॉर्म्ड. तो ये जो फ्रैक्शन बनता है a अपॉन b, इसमें बोला वेयर a इज द नंबर ऑफ द सेक्टर वेयर द एरो स्टॉप्स आफ्टर द फर्स्ट स्पिन. तो पहली स्पिन के बाद हो सकता है एरो कहीं पर रुके आकर, हो सकता है 1 पर रुक जाए, 2 पर, 3 पर, कहीं पर. तो जो पहली स्पिन के बाद वो आकर रुकेगा उसको बोल दिया हमने a. और दोबारा हमने फिर उसको एरो को स्पिन करा. तो जब दोबारा हमने उसको स्पिन करा तो फिर वो दूसरे किसी सेक्टर पर आकर रुका. तो हम यहाँ पर लिखेंगे total number of outcomes will be तो टोटल आउटकम्स होंगे कौन कौन से? सबसे पहले देखिए, हो सकता है पहली स्पिन भी 1 पर रुके और दूसरे स्पिन पर भी पॉइंटर आपका 1 पर रुके. पहले स्पिन पर भी पॉइंटर 1 पर रुके, दूसरे स्पिन पर 2 पर रुके. 1 1 1 2 1 3 1 4 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6. समझ गए? जैसे कि वो डाइस वाला होता है ना, तो आउटकम सारे के सारे डाइस वाले ही आ जाएंगे क्योंकि 6 सेक्टर है यहाँ पर. तो पॉइंटर को जब हम घुमाएंगे तो हो सकता है वो पहला वाला मतलब पॉइंटर पहली बार 1 पर रुके और दोबारा जब उसको घुमाएंगे तो हो सकता है 1 पर रुके, हो सकता है 2 पर, हो सकता है 3 पर, 4 पर, 5 पर, 6 पर. ऐसे इसी तरीके से हो सकता है पहली बार वो 2 पर रुके. तो 2 वाले कितने हो गए आउटकम्स? 2 1 2 2. हाँ, पूरे 36 आएंगे. समझ गए? है ना? तो ऐसे करते करते आप कहाँ तक लिख दीजिए, लास्ट में डॉट 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 करके लिख दो 6 6. तो टोटल 36 आउटकम्स हो गए. ठीक. अब वो बोल रहे हैं कि on every spin each of the numbered sector has an equal probability of being the sector on which the arrow stops. तो इसका मतलब क्या है कि ये जो गेम है जो कसिनो में खेला जाता है, जुए वाला गेम है ये, समझ रहे हैं? जो आपने देखा भी होगा फिल्मों में, वो पॉइंटर घुमा देते हैं, वो रुक जाता है. तो ये बड़ा फेयर गेम है, इसमें किसी तरीके की कोई चीटिंग नहीं है. मतलब ऐसा नहीं है
कि किसी ने गैम्बलर है, उसने पहले से सोच रखा है कि नहीं ये 6 ही आएगा, तो वो बार बार घुमा रहा है और वो पॉइंटर कुछ ऐसा है, उस पर मैग्नेट लगी हुई है और 6 पर भी मैग्नेट लगी हुई है, वहीं पर आकर रुकता है। ठीक, तो ऐसा किसी तरीके की कोई बेईमानी नहीं है। उन्होंने बोला इक्वल प्रोबेबिलिटी है, मतलब वो 1 पर 2 पर 3 पर 4 पर कहीं पर भी रुक सकता है, बराबर प्रोबेबिलिटी है। अच्छा, अब वो बोल रहे हैं कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द फ्रैक्शन a अपॉन b इज ग्रेटर देन 1। a अपॉन b इज ग्रेटर देन 1 कब होगा? कोई भी फ्रैक्शन ग्रेटर देन 1 कब होता है? जब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा होता है, तभी फ्रैक्शन ग्रेटर देन 1 होता है। आप करके देख लीजिए, कुछ भी हम ये कहेंगे एनी फ्रैक्शन is greater than 1 only when numerator is greater than denominator। मेरी बात समझ में आ रही है भाई? ऑनलाइन वाले बच्चे बताएं, आर्या सुभान बताइए। यस सर। ठीक है, जब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा होता है तभी ओवरऑल फ्रैक्शन 1 से बड़ा होता है। अगर उल्टा हो जाए कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा है तो फ्रैक्शन 1 से छोटा आता है। समझ गए? क्लियर? अब देखिएगा, अब हम इसमें ये कहेंगे कि एनी फ्रैक्शन इज ग्रेटर देन 1 व्हेन न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर। तो जितने भी पेयर्स बन रहे हैं इसमें ये देखो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा कब है? न्यूमरेटर कौन सा है? पहला वाला स्पिन पर जो आउटकम आ रहा है, और डिनोमिनेटर कौन सा है? जो दूसरी वाली स्पिन पर आ रहा है। ठीक, तो इसका मतलब यहाँ वाला तो कुछ भी नहीं होगा, 1 वाले में तो कुछ भी नहीं होगा। तो हम ये कहेंगे देयरफॉर ऑल पॉसिबल आउटकम्स where a is greater than b, all possible outcomes where a is greater than b, a is greater than b का मतलब क्या हो गया? न्यूमरेटर is greater than denominator। ठीक है, where a is greater than b, ये क्या क्या हो जाएंगे? 2 1, एक तो ये हो गया, दूसरा ऑर्डर में कुछ नहीं हो सकता, ऐसे ही 3 1 3 2, और देखिएगा 4 1 सब 4 3 तक 4 2 और 4 3, ये हो जाएगा। ठीक, और इसी तरीके से टोटल 3 हो जाएंगे। कितने आ रहे? 15 ये बस 3 हो जाएंगे। बस तो ठीक है, 2 1 3 1 3 2 4 1 4 2 4 3, फिर अगला 5 वाला देखिए, 5 1 5 2 5 3 5 4। ठीक, जहाँ पर न्यूमरेटर आपका डिनोमिनेटर से बड़ा है, ये हो गया। ठीक है, ये ऑनलाइन वालों को दिख नहीं रहा होगा, नीचे लिख रहा हूँ मैं। फिर 6 1 6 2 6 3 6 4 और 6 5, बस यही हो सकते हैं जिसमें हमारा पहला नंबर दूसरे नंबर से बड़ा हो। पहला नंबर मतलब न्यूमरेटर, दूसरा नंबर मतलब डिनोमिनेटर। काउंट करिए कितने पेयर हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। ठीक है, तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी, फिर इसको अपॉन में 36 मिलेंगे। बस बिल्कुल सही, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू 15 अपॉन 36। 3 से डिवाइड हो रहा है, 3 5 15, 3 12 36, तो 5 अपॉन 12 इसका सही आंसर है। बताइए जी, समझ गए? यस सर। ठीक है, अच्छा 1 मिनट वेट करिए। सर आप लीनियर इक्वेशन इक्वल वेरिएबल से टेस्ट कर देंगे। सर कब एपी थोड़ी हुआ है अभी आपके बैच में? एपी नहीं हुआ है सर। ठीक। हो गया था, शुरू करा था लेकिन अभी करवाया सर जैसे मैंने क्वेश्चन पूछा है सर, वो सर एमसीक्यू है। सर एमसीक्यू तो सर नॉर्मल क्वेश्चन से ज़्यादा हार्ड होता है ना? थोड़ा।
तो सर प्रैक्टिस करने के लिए कौन सी बुक से करते हैं? अरे कुछ नहीं, उसमें आर डी शर्मा आप लीजिए, आर डी शर्मा में दोनों दे रहे हैं मिक्स। हमारे में भी MCQ तो क्या क्या बोल रहे हो? हमारे में भी MCQ का नहीं नहीं, एमसीक्यू नहीं आएंगे आपके, वो तो ऐसे ही पूछ रहे सर तो हैं। अभी डिस्कस कर रहे हैं। सर एक क्वेश्चन बताओ। कोई बात नहीं। चलिए जी, ये वाला तो क्लियर है ना सभी को? यस बच्चा कुछ क्वेश्चन दिए थे मैंने, एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के करे आपने? शुरुआत के 6-7 क्वेश्चन बोले, कहीं कोई डाउट हो तो बताओ। क्वेश्चन नोट करिए भाई।
and Hamida are friends, what is the probability that both will have first and different birthdays, मैं भी यही सोच रहा था कि ईयर को छोड़ के आप फिर हाँ वो दे रखा है सेकेंड वाले के अंदर सर प्रोबेबिलिटी हो रही है कि 1/365। यही है। सविता एंड हमीदा आर फ्रेंड्स, सविता और हमीदा दो फ्रेंड्स हैं और उन्होंने ये बोला है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ विल हैव डिफरेंट बर्थडेज। वो पूछ रहे हैं कि उनकी डिफरेंट बर्थडेज की प्रोबेबिलिटी बता दीजिए, और दूसरा पूछ रहे हैं सेम बर्थडे की प्रोबेबिलिटी बता दीजिए। तो सेम बर्थडे कैसा होगा, अगर मान लीजिए किसी का 1 सितंबर को बर्थडे है और किसी उसके फ्रेंड का भी 1 सितंबर को बर्थडे है, तो पूरे साल में 1 सितंबर तो एक ही बार आता है, ठीक है। तो सेम बर्थडे की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 1/365। इन्होंने इसमें बोल रखा है इग्नोरिंग द लीप ईयर, लीप ईयर में 366 डेज होते हैं, ठीक है। तो सेम बर्थडे का मतलब क्या है कि दोनों का एक ही दिन बर्थडे पड़ जाए दोनों फ्रेंड्स का, ठीक है। तो वो दिन तो एक ही बार आएगा पूरे साल में। तो हम ये कहेंगे फर्स्ट सेकंड पार्ट में ऐसे लिख देते हैं P, P का मतलब होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ, ब्रैकेट में लिख देते हैं सेम बर्थडे, प्रोबेबिलिटी ऑफ सेम बर्थडे, ये क्या होगा 1/365। इसमें कुछ भी कैलकुलेशन करने की या कुछ भी एक्सप्लेन करके दिखाने की जरूरत नहीं, ठीक है। सीधा सीधा बस ये लिख देना है 1/365। अच्छा, अब दूसरा है डिफरेंट बर्थडेज। तो सेकंड पार्ट में वो पूछ रहे हैं कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ विल हैव डिफरेंट बर्थडेज। तो सब वापस सेकंड लिख दिया। डिफरेंट बर्थडेज, तो डिफरेंट बर्थडेज आने की प्रोबेबिलिटी क्या है कि भाई एक फ्रेंड का बर्थडे तो किसी एक दिन है, और जो दूसरी फ्रेंड है, दूसरी फ्रेंड का बर्थडे बाकी के 364 डेज में से किसी भी दिन हो सकता है, ठीक है। तो डिफरेंट बर्थडेज की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 364/365। समझ गए भाई, एक फ्रेंड का बर्थडे तो एक दिन हो गया, वो तो फिक्स हो गया, ठीक है। अब जब दूसरी फ्रेंड है उसका बर्थडे उस दिन नहीं होगा, उसके अलावा 364 में से किसी भी दिन हो सकता है। तो 364 आउट ऑफ 365 में ये जो लिखा जाता है ना 1/365, इसका मतलब क्या 1 आउट ऑफ 365। जैसे हमारे नंबर आते हैं कि 40 में से मान लीजिए 38 नंबर आ गए, 40 में से 38 नंबर आ गए, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये 38 आउट ऑफ 40। सर अभी से सुरक्षित हुआ, अभी सुरक्षित, और 40 में से 30 पर, सर 40 में से 30 पर, हाँ। सर 30/40 ना होना चाहिए। 30/40। हाँ सर तभी। तो हम ये बोलेंगे कि अगर मान लीजिए 38/40 हम लिखते हैं ना कि 40 में से 38 नंबर आए, तो कैसे लिखते हैं उसको 38/40, यानी कि 38 आउट ऑफ 40 ऐसे बोला जाता है उसको। तो इसी तरह से एक फ्रेंड का बर्थडे तो किसी एक दिन हो गया, और जो दूसरी फ्रेंड है उसका बर्थडे बाकी के 364 डेज में से हो सकता है आउट ऑफ 365। तो 364 आउट ऑफ 365 ये आपकी प्रोबेबिलिटी होगी। सर अगर सर 3 दोस्त दे रखे होते सर, तो फिर 363/365 होता ना। 3 दोस्तों वाला एग्जाम्पल थोड़ा सा डिफिकल्ट है, उसमें हमको क्या करना पड़ेगा, उसमें ये दिखाना पड़ेगा कि पहली फ्रेंड का बर्थडे तो हो गया किसी एक दिन, अब बाकी की जो 2 फ्रेंड्स हैं उसमें फिर वो मल्टीप्लिकेशन थ्योरम लगती है, वो हमारे 10th क्लास में है, ठीक है। तो हमारे 10th क्लास में 3 इवेंट्स वाले क्वेश्चन ही नहीं है, 2 इवेंट्स वाले ही क्वेश्चन है,
ठीक है, एक हो गया आपके सेम बर्थडे, एक हो गया डिफरेंट। तो अगर ऐसा तो उसमें एटलीस्ट 2 या फिर एट मैक्स करके भी पूछा जा सकता है। इसमें ये वाली चीज़ में आएगा ही नहीं एटलीस्ट या एटमैक्स वाला, ठीक है। चलिए जी, और बताइए, और किसी को कौन सा डाउट था? The shadow of the tower standing on a level ground the shadow of a tower standing on a level ground is formed to be 40 meter longer. पिछली क्लास में तो करवाया क्वेश्चन, सेम ये क्वेश्चन। Standing on a level ground is formed to be 40 meter longer. Is formed to be 40 meter longer when sun's altitude is 30 degree. When sun's altitude is 30 degree, then when it is 60 degree, then when it is 60 degree. The shadow of a tower standing on a level ground is formed to be 40 meter longer when sun's altitude is 30 degree than when it is 60 degree. तो sun's altitude का मतलब क्या है कि सन जो है, सन को जब नीचे से देखा जाता है किसी एक पॉइंट से, तो जब उसको देखा जाता है तो हम अपना गर्दन ऐसे करके अगर देखते हैं तो एक तरफ तो 30 डिग्री के एंगल पर बनता है, वो सन हमको 30 डिग्री के एंगल पर दिखाई देता है, और एक तरफ 60 डिग्री के एंगल पर। तो वो बोल रहे हैं शेडो ऑफ अ टॉवर। तो इसमें टावर की हाइट फाइंड करनी है। फाइंड आउट क्या करना है इसमें? क्वेश्चन ही पूरा नहीं है, इतना ही है। देख लीजिए, फाइंड द हाइट ऑफ टावर। फाइंड द हाइट ऑफ टॉवर। फाइंड द हाइट ऑफ टॉवर, ये एग्जांपल दे रखा होता ना। हाँ जी। तो टॉवर जो है, टॉवर को हमने ए बी मान लिया और इसकी हाइट को हमने मान लिया एच। तो टॉवर स्टैंडिंग ऑन अ लेवल ग्राउंड is formed to be the shadow of a tower 40 meter longer when the sun's altitude is 30 degree। तो हमने ये देखा था कि अगर दूर से, अच्छा सन यहाँ पर है, ऊपर है कहीं पर, इसके बिल्डिंग के ऊपर कहीं पर है सन, तो अगर यहाँ से बिल्डिंग के टॉप से होते हुए इसका जो नंबर ऑफ एलिवेशन है, अगर वो 30 डिग्री बनता है, तो अगर यहाँ पर है सन और 30 डिग्री एंगल बनता है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये आपकी लेंथ हो गई किसकी, शेडो की, ठीक है। और जैसे जैसे हम नज़दीक जाते जाएंगे तो ये जो 30 डिग्री एंगल है, जैसे जैसे नज़दीक जाते जाएंगे 30 डिग्री एंगल बढ़ता चला जाएगा। तो यहाँ हम नज़दीक चले गए तो ये एंगल बन गया 60 डिग्री। तो वो बोल रहे हैं द शेडो ऑफ अ टॉवर स्टैंडिंग ऑन अ लेवल ग्राउंड इज फॉर्म्ड टू बी 40 मीटर लॉन्गर व्हेन सन्स ऑल्टीट्यूड इज 30 डिग्री देन व्हेन इट इज 60 डिग्री। तो जब ये 60 डिग्री था तो तब लेंथ ऑफ शेडो सिर्फ इतनी सी बन रही थी, उसको एक्स मान लिया, और जब ये 30 डिग्री हो गया तो ये बन गई 40 मीटर लंबी। ये 40 मीटर लंबी ए बी, इस पॉइंट को बोलो सी, इस पॉइंट को बोलो डी। हमारे पास दो राइट ट्राइंगल आ गए, एक राइट ट्राइंगल है ए बी सी। इन ट्राइंगल ए बी सी, अगर मैं ट्राइंगल ए बी सी की बात करूँ तो यहाँ पर मैं tan 60 डिग्री लगाता हूँ। tan 60 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि h अपॉन x हो गया। और जो चीज़ मुझे निकालनी होती है उसके अलावा वाला, कई बार क्या होता है कि दो अननोन टर्म्स होती हैं, जैसे एक अननोन टर्म तो h है और दूसरी को मैंने x माना है, तो कई बार ऐसा होता है कि जो दो अननोन टर्म्स हैं उसमें से जो मुझे निकालनी होती है उसके अलावा वाली टर्म को हम निकालते हैं पहली इक्वेशन। कैसे, देखिए
tan 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है √3, ठीक है। तो यहाँ पर रख दीजिए √3 इज इक्वल टू h/x। √3 इज इक्वल टू h/x। अब x को इधर ले आओ और √3 को इधर ले जाओ। x इज इक्वल टू h/√3। ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 1। अब क्या करिए कि जो दूसरा राइट ट्रायंगल है उसमें लगा दो यही tan वाला फॉर्मूला, ठीक है। तो अब कहिए दूसरा राइट ट्रायंगल कौन सा है, ये बड़े वाला इन राइट ट्रायंगल ABD। इन ट्रायंगल ABD, अगर मैं इस पूरे बड़े ट्रायंगल ABD की बात करूं तो tan 30 डिग्री इज इक्वल टू h अपॉन ये पूरी लंबी लेंथ क्या हो गया x प्लस 40। तो tan 30 डिग्री इज इक्वल टू h अपॉन x प्लस 40, ठीक है। अब tan 30 डिग्री हमको पता है कितना है, 1/√3 इज इक्वल टू h अपॉन x प्लस 40। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करिए तो ये हो जाएगा x प्लस 40, तो इधर आ गया 1 में मल्टीप्लाई हो गया, और ये h√3 h लिख दो या h√3 लिख दो, कोई भी कुछ भी लिख दीजिए, एक ही बात है। अब जो x है, x की वैल्यू हमें पता है h अपॉन √3, तो x की जगह रख दीजिए h अपॉन √3 प्लस 40 इज इक्वल टू √3h। अब क्या करिए इस √3h को इधर ले आइए, h अपॉन √3 माइनस √3h सर आप क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, इज इक्वल टू, हाँ क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया। यहाँ तो क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया ना, x प्लस 40 इंटू 1 हो गया x प्लस 40 और √3 इंटू h हो गया √3h। उसके बाद आपने क्या करा कि अब √3h को इधर ले आए और प्लस 40 को उधर ले गए, प्लस 40 को उधर ले गए तो क्या बन गया माइनस 40, माइनस 40 बन गया। अच्छा अब इधर मैं पहले ना h को ले लूँगा कॉमन, h को कॉमन ले लिया तो ब्रैकेट में क्या बचा 1/√3 माइनस √3 इज इक्वल टू माइनस 40। तो h ये हो गया 1 एज इट इज, और √3 इंटू √3 कितना हो गया 3, 1 माइनस 3 अपॉन √3 इज इक्वल टू माइनस 40। अब उस तरफ कर रहा हूँ उसको मैं, वन माइनस 3 कितना हो गया -2, तो h इंटू -2 अपॉन √3 इज इक्वल टू -40। माइनस से माइनस कट गया, 2 1 2, 2 20 40। √3 को उधर ले जाओ, h की वैल्यू कितनी हो गई 20 √3 मीटर। ये हाइट ऑफ द टॉपर हो गई 20 √3 मीटर। अब अगर क्वेश्चन में √3 की वैल्यू दे रखी हो तो √3 की वैल्यू यहाँ डालकर मल्टीप्लाई कर देना, नहीं दे रखी है तो एज इट इज छोड़ देना आंसर, ठीक है। इसके अलावा सर मेरे अपने सर ये बोल रहा हूँ क्या कह रहे हो, सर मेरे को सर एक और डाउट याद आया सर। एक क्वेश्चन और देखिएगा, इफ cos अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 0 and sin alpha minus beta is equal to 0 and sin alpha minus beta is equal to 0, then find alpha and beta। सर मेरा सर अल्फा और बीटा दोनों 45 वाला था। फाइंड अल्फा एंड बीटा, और पीछे आंसर कुछ और आ रहा है। नहीं सर ये सर वही कैसे होता है सर नहीं पता। अच्छा cos अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 0 दे रखा है, cos अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 0 दे रखा है। मुझे बताइए cos के टेबल में 0 कहाँ आता है, cos के टेबल में 0 कहाँ आता है 90 डिग्री पर, फिर जो 0 है इसकी जगह लिख दीजिए आप cos 90 डिग्री। इसका मतलब क्या हुआ अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री।
ये तो हो गई इक्वेशन नंबर 1। जब इधर हाँ ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन की तरह हो जाएगा। cos अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 0 दे रखा है, cos के टेबल में 0 कहाँ आता है 90 डिग्री पर, तो इधर भी cos इधर भी cos, तो cos को तो हटा दो, फिर अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री होगा। उसके बाद अगला देखिए sin अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू 0। sin अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू 0। अब sin के टेबल में 0 कहाँ आता है 0 डिग्री पर, तो sin 0 डिग्री, तो इसका मतलब अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री हो गया। ये हो गई इक्वेशन नंबर 2। अब क्या करिए इक्वेशन 1 और 2 दोनों को ऐड कर दीजिए, ऐड इक्वेशन 1 एंड 2। दोनों को ऐड क्यों करा जा रहा है, क्योंकि यहाँ प्लस का बीटा है और यहाँ माइनस का बीटा है, तो दोनों को ऐड कर देंगे तो प्लस बीटा से माइनस बीटा कैंसिल आउट हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा। तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री और यहाँ अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो जब दोनों को ऐड करेंगे तो प्लस बीटा माइनस बीटा कैंसिल आउट हो गया, अल्फा प्लस अल्फा क्या हो गया 2 अल्फा, और 90 प्लस 90 कितना हो गया 180 डिग्री। 90 सॉरी सर आपने अल्फा माइनस बीटा 0 था, मैंने गलती से 90 डिग्री, तो 90 प्लस 0 कितना हो गया 90 डिग्री। तो इसका मतलब क्या होगा अल्फा इज इक्वल टू 90 डिग्री का मतलब अल्फा की वैल्यू क्या हो गई 45 डिग्री। तो 245 का 90, तो अल्फा की वैल्यू क्या हो गई यहाँ 45 डिग्री। तो दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1, इसको इक्वेशन नंबर 1 में डाल दो। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, अल्फा कितना है 45 डिग्री प्लस बीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो बीटा कितना हो जाएगा 90 डिग्री माइनस 45 डिग्री, तो बीटा की वैल्यू भी 45 डिग्री होगी। अल्फा और बीटा दोनों की वैल्यू 45 45 है। क्लियर है? अच्छा आप ये बताइए कि सैटरडे को आपका, सैटरडे को सभी की छुट्टी है स्कूल की? नहीं है? ठीक है कोई बात नहीं। तो सैटरडे को मैं टेस्ट लेना चाह रहा हूँ आपका, तो टेस्ट किस टॉपिक का देंगे? साइंस का। ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड अभी हाँ, चेक सर फिर मैं नहीं क्यों? सर मैं स्कूल है ना सर। नहीं तो कोई बात नहीं, आप शाम को दे देंगे, है ना? स्कूल और भी कई बच्चों का होगा, तो मैं दिन के टाइम टेस्ट रख ही नहीं रहा हूँ, मैं शाम को ही रखूँगा टेस्ट। ठीक है 3:30 से 4:30 आपकी क्लास रहेगी, और फिर 4:30 से 5:30 टेस्ट रख लेंगे। या एक काम करते हैं 1 घंटे पहले आ जाना, ठीक है 2:30 बजे तो आ सकते हैं सैटरडे? नहीं सर कोई बात नहीं, तो आप लोग शाम को ही देना टेस्ट। सर मैं आ जाऊँ सर नहीं 1:30 बताना। मैं एक काम करता हूँ फिर 3:30 से 4:30 तो आप क्लास करें, मैं आपका 4:30 से ही कर लेते हैं टेस्ट, ठीक है ना? 3:30 से 4:30 तो आपकी रेगुलर क्लास हो जाएगी, ठीक? और 4:30 से 5:30 आप टेस्ट करें। ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड मैं ग्रुप पर डाल दूँगा, ठीक है ना? और सैटरडे को रखेंगे। तो पहले 1 घंटे क्लास होगी, उसके बाद आपका टेस्ट होगा, ठीक? चलिए जी आज फिर इतना ही करते हैं। ओके नहीं 1 घंटे की क्लास 1 घंटे का टेस्ट। एक्चुअल में क्या है कि सिर्फ टेस्ट ही रख सकता था, लेकिन ना बहुत बच्चों के हाफ ईयरली आ रहे हैं, तो हमें सिलेबस भी करना है, तो इस वजह से क्लास का लॉस नहीं कर सकते। हाँ बेटा भेज दूँगा, मैं बिजी बहुत चल रहा हूँ, टाइम नहीं मिल पा रहा। 3:30 ही आना है आपको, लेकिन 5:30 तक मैं भेज दूँगा। नहीं ह्यूमन आई ख़त्म करें, कल से स्टार्ट करवा। सर उस हिसाब से तो आप संडे को क्लास ले लिया करो। संडे को मैं हूँ नहीं ना यहाँ पर, संडे को मुझे जाना होता है। हर संडे का कुछ ना कुछ रहता है प्रोग्राम, जो भी हफ्ते भर के बचे हुए काम है वो निपटाना होता है, कई बार घर जाना पड़ जाता है।